अच्छा भाई, अक्टूबर नवंबर 25 पेपर 12 हम लोग कर रहे हैं आज। व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट? नॉर्मेटिव स्टेटमेंट अगेन वही ओपिनियन। ठीक है। तो क्या कहता है जी? कहता है जी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज एन इंजेक्शन इनटू सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बेटे ये फैक्ट होता है तो मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन इंडिया इन 2022 वॉज 29% ऑफ जीडीपी। क्योंकि यहाँ पर नंबर प्रोवाइड किया गया है तो ये भी आपके पास पॉजिटिव स्टेटमेंट है। द बेस्ट पॉलिसी मेजर, ये मेरा ओपिनियन है, द बेस्ट पॉलिसी मेजर टू रिड्यूस इन्फ्लेशन इज द रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। हालांकि दिस इज नॉट द ओनली मेथड, हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो ये मेरा एक ओपिनियन है। ठीक है, तो ये नॉर्मेटिव स्टेटमेंट बन सकती है। द यूएस इज द कंट्री विद द हाईएस्ट मिलिट्री एक्सपेंडिचर। तो बेटा ये भी तो किसी फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात कर रहा होगा ना। तो आंसर इज सी। Public good must both be non-rivalrous in consumption and have characteristics of non-excludability। चारों में से कौन सा भाई पब्लिक गुड के अंदर आपके पास आता है? जल्दी से बता दें, कौन सा चारों में से आपके पास आता है? एग्जाम्पल दें, जो मैं बार बार देता हूँ एग्जाम्पल। स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट जो होता है वो आपका पब्लिक गुड की कैटेगरी के अंदर आता है। व्हाट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्लान्ड इकोनॉमी? बेटे प्लान्ड इकोनॉमी में फ्री मार्केट इदारा नहीं होता। प्लान्ड इकोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ आपकी गवर्नमेंट चल रही होती है, फ्री मार्केट इदारा नहीं होता। तो बेटा यहाँ पर आपके पास प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर कौन सा वाला केस आ रहा है? अक्टूबर नवंबर 2025 पेपर 12। प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? कंज्यूमर्स हैव लिमिटेड इन्फ्लुएंस ऑन व्हाट इज प्रोड्यूस्ड। बेटा ये होती है। प्रॉफिट इज द मोटिव फॉर इंक्रीजिंग आउटपुट। बेटा प्रॉफिट का मोटिव नहीं होता। पब्लिक में प्लान्ड में प्रॉफिट का मोटिव नहीं होता। रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, यस। देयर इज लिमिटेड कंपटीशन इन द मार्केट, यस। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा आपके पास? बी। A student chooses to study for a degree in engineering at university rather than take a job working as an apprentice engineer. The apprenticeship lasts 5 years and involves training while working. What will decrease the opportunity cost of this choice? कहता है भाई स्टूडेंट के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो अपनी डिग्री पूरी कर ले या तो वो जॉब कर ले। ठीक है, दोनों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के मतलब हमारे पास यहाँ पे चल रहे होते हैं। कहता है The apprenticeship lasts 5 years and involves training while working. What will decrease opportunity cost of this choice? तो वो कहता है कि यार हम लोग जो है ना अपनी डिग्री पूरी करेंगे, हम अपनी डिग्री पूरी करेंगे, हम काम नहीं करेंगे। उसने ऊपर बता दिया ना आपको। तो कहता है जी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम कैसे होगी? बेटे काम करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जॉब नहीं है, जॉब से मिलने वाले पैसे हैं। ये बात मैं आपको बार बार बता चुका हूं। जॉब से मिलने वाले जो पैसे होते हैं वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो ए कहता है अ डिक्रीज इन द वेजेस पेड टू अप्रेंटिस इंजीनियर्स। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है, ये उन वर्कर्स की प्राइवेट कॉस्ट है। अ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग इंजीनियरिंग डिग्री। ओ सॉरी, ओ यस सॉरी। अगर मैं वेज रेट कम कर देता हूं, मैंने गलत पढ़ लिया, अगर मैं वेज रेट कम कर देता हूं तो उसकी वजह से मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो जाएगी। कैसे कि भाई लेट से मुझे पहले 100 रुपये मिलने थे, मुझे पहले 100 रुपये मिलने थे तो 100 रुपये की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी। अगर वेजेस को कम करके 50 कर दिया जाता है तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उससे कंपैरेटिवली कम हो जाती है। तो ये करेक्ट आंसर बन सकता है। अ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडीइंग इंजीनियरिंग डिग्री, इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ जॉब से कोई लेना देना नहीं है। अ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ टॉप ग्रेड इंजीनियरिंग डिग्रीज अवॉर्डेड, तो इसका जॉब से अगेन वही, हम तो डिग्री डिग्री कर रहे हैं, हम जॉब नहीं कर रहे। तो जॉब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई ना। तो जॉब वाले मामला तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर जाएंगे, डिग्री वाले मामला तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में नहीं जाएंगे। अप्रेंटिसशिप का एक तरीके से इंटर्नशिप समझ लें, इंटर्नशिप करना चाह रही है। अ डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ इंजीनियरिंग अप्रेंटिसशिप टू 4 years। तो बेटा वही वाली बात है कि अप्रेंटिसशिप हो, इंटर्नशिप हो, जॉब हो, जॉब तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ही नहीं ना। क्या चीज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है? जॉब से मिलने वाला पैसा। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा 4 का? ए। 5 बड़ा इजी है। देखने में आपको टेंशन वाला लग रहा होगा बट कंपैरेटिवली बहुत इजी है। बताएं जरा।
जी। जी वेरी गुड। जी वेरी गुड वेरी गुड। जी वेरी गुड। बेटे वो क्या बोलता है कि आपके पास एक पीपीसी बना हुआ है, पीपीसी बना हुआ है, ठीक है। अब वो कहता है कि यार अगर प्रोडक्टिविटी ऑफ गुड एक्स वाले वर्कर की बढ़ जाती है, कि जो बंदा गुड एक्स बना रहा है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, तो क्या होगा। अच्छा शुरू वाला हमारा एस टी है, क्योंकि हर जगह पर एस टी ही लिखा हुआ है, तो एस टी हमारा चल रहा है। तो कहता है जी क्या होना चाहिए कि अगर आपके पास गुड एक्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, तो बेटा सिर्फ गुड एक्स का ऐसा राइट वर्ड टिल्ट करेगा, और वो एस टी से उठ के कहां पर चला जाएगा, एस डब्ल्यू पे। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, 5 का बी। व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस, बेसिक डेफिनेशन है यार, अब इसके अंदर क्या इतना सोचने की जरूरत है। विलिंग टू पे माइनस एक्चुअल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, सिंपल सा सवाल था। 7 भी इंतहाई घटिया, मतलब इतना घटिया सवाल है, 7 का आंसर बताएं जल्दी से। बहुत हल्का सवाल है। 7 सप्लाई कर्व में लेबलिंग क्या आती है, वाई एक्सिस पे प्राइस आती है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी आती है, आंसर इज बी। अच्छा अब ये डायग्राम को देखें, कहता है जी डायग्राम आपके पास डिमांड कर्व की है। व्हाट इज द प्राइस एट विच पीईडी इज यूनिटरी इलास्टिक। अगर आपको पीईडी अच्छे से याद हो, तो मैंने आपको बताया था कि ये वाला पोर्शन आपका इलास्टिक होता है, बीच वाला पोर्शन आपका यूनिटरी होता है, और नीचे वाला पोर्शन, यही बात बताई थी ना। तो यूनिटरी आप बीच में है, तो बीच में क्या प्राइस चल रही है आपके पास, 50। क्या प्राइस चल रही है आपके पास बेटा, आपके पास 50 रुपए की प्राइस चल रही है। ये भी बड़ा हल्का सवाल आपके पास था। आगे आ जाओ। -0.36 वाईडी चल रही है आपकी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो -0.36 है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर -0.36 है तो क्या है, नॉर्मल है, इंफीरियर है, सब्स्टिट्यूट है, क्या है। सिंपल बेटा, बहुत सिंपल। ए आंसर है। -0.36 इनकम इलास्टिसिटी चल रही है, तो इट इज एन इंफीरियर गुड। ठीक है। विच टाइप ऑफ गुड इज मोस्ट सुटेबल फॉर सक्सेसफुल बफर स्टॉक स्कीम। बफर स्टॉक स्कीम सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कब होगी आपकी, तो बेटा बफर स्टॉक स्कीम तब सक्सेसफुल होगी कि जब हम लोग उस गुड को प्रोड्यूस करें जिसको प्रोड्यूस करना आसान नहीं है। क्योंकि अगर तो प्रोड्यूस करना आसान होता तो मुझे बफर करने की या मुझे स्टोर करने की जरूरत नहीं आती। ठीक है ना। तो अगर तो इजी टू प्रोड्यूस होता तो स्टोर करने की जरूरत नहीं आती। डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस है, इसीलिए मुझे स्टोर करने की जरूरत पड़ रही है, इसीलिए स्टोर करने की जरूरत पड़ रही है। आंसर आपका सी या डी में से कोई एक होगा। अच्छा फिर जी, चीप टू स्टोर, क्या स्टोर करना सस्ता होना चाहिए कि महंगा होना चाहिए। बेटे बफर स्टॉक तब फायदेमंद होगा जब स्टोर करना सस्ता होना चाहिए। अच्छा पेरिशेबल, बेटा पेरिशेबल ना हो तो बेहतर है। ऐसे कि गंदुम हो गया या चावल हो गया, ये पेरिशेबल इतने नहीं होते, तो इनको स्टोर करना बेहतर है। लेकिन अगर मैं फ्रूट्स की बात करूं जो कि वाकई में पेरिशेबल होते हैं, जल्दी खराब हो जाते हैं, तो फ्रूट्स को स्टोर करना प्रॉब्लमैटिक होगा, डिफिकल्ट होगा। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा आपके पास, सी। 11, the demand for electric vehicle batteries is derived from the demand for electric vehicles. To tackle a climate change, government subsidizes producers of electric vehicles. What are the likely effects of this subsidy on the price and sales of electric vehicle batteries? बेटा इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी और इलेक्ट्रिक व्हीकल ये दोनों क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, क्या है ये, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अच्छा अब मेरी बात सुनो। कहता है कि अगर गाड़ियों को गवर्नमेंट सब्सिडीज दे, यहां पर मैं कार का बना रहा हूं, ये डिमांड है ये सप्लाई है, ठीक है, ये मामला चल रहे हैं। गाड़ियों को गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दी, जिससे गाड़ियों की प्राइस कम हुई और गाड़ियों का इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ गई। तो बेटा अगर गाड़ी ज्यादा बिक रही है तो कार बैटरी पे क्या इफेक्ट आएगा, ये देखो जरा, ये डिमांड सप्लाई चल रहा है। ठीक है। तो बेटा अगर गाड़ी ज्यादा बिकेगी तो गाड़ी की बैटरी के लिए डिमांड क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो क्वांटिटी भी बढ़ी, प्राइस भी क्या हो गई बढ़ गई। तो आपकी प्राइस भी बढ़ रही है, आपकी सेल भी बढ़ रही है। आंसर क्या बन जाएगा, डी।
कहता है जी डीमेरिट गुड का आपके पास एक इक्विलिब्रियम गिवन है। व्हाट विल बी द न्यू इक्विलिब्रियम इफ गवर्नमेंट इम्पोजेस अ यूनिट टैक्स ऑन दिस डीमेरिट गुड। यूनिट टैक्स का मतलब किसकी बात कर रहा है? ठीक है। एंड सक्सेसफुली इन्फॉर्म्स कंज्यूमर्स ऑफ इट्स हार्मफुल अफेक्ट। तो बेटा जब वो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाएगा तो उससे आपकी सप्लाई कम होगी, पहली बात। फिर वो लोगों को हार्मफुल इफेक्ट्स बता रहा है डीमेरिट गुड्स के। तो हार्मफुल इफेक्ट से बेटे डिमांड पे क्या इफेक्ट आना चाहिए? कम होनी चाहिए। यानी कि आप एक्स पर थे, आपकी सप्लाई भी कम हो रही है, और आपकी डिमांड जो है वो भी क्या हो रही है भाई? आपकी डिमांड भी कम हो रही है। तो करेक्ट आंसर यहां पर 12 का क्या बन जाएगा? टी। To improve the health of people, the government puts tax on sale of drinks that contain sugar. Again, indirect taxes की बात चल रही है यहाँ पर। इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात चल रही है यहाँ पर। What are the likely effects of this change on both the price of the drinks that contain sugar and the price of sugar? बेटे अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस वो लगाता है ड्रिंक्स के ऊपर, तो उससे आपकी प्राइसेस पे क्या इफेक्ट आना चाहिए? प्राइस बढ़नी चाहिए, प्राइस कम होनी चाहिए? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। प्राइस इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक की प्राइस बढ़नी चाहिए। अब वो पूछता है कि सर शुगर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, शुगर की प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बेटे बड़ी सीधी सी बात है, अगर मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं बना रहा तो मुझे चीनी नहीं चाहिए, मैं शुगर नहीं खरीदूंगा। जब मैं शुगर ही नहीं खरीदूंगा तो शुगर की डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा? शुगर की डिमांड गिरेगी, और जब शुगर की डिमांड गिरेगी तो शुगर की प्राइस कम हो जाएगी। तो आंसर क्या बन जाएगा? 13 सी। कहता है जी जीनी कोफिशिएंट ऑफ अ कंट्री चेंजेस फ्रॉम 0.29 टू 0.33, यानी कि आपके मुल्क में इनइक्वालिटी बढ़ रही है। आपके मुल्क में इनइक्वालिटी बढ़ रही है। व्हाट माइट एक्सप्लेन दिस चेंज? एन इंक्रीज इन फूड एंड एनर्जी सब्सिडीज। बेटे अगर देखो सब्सिडीज मिलेंगी तो फिर उससे इनइक्वालिटी कम होगी, यहां पर इनइक्वालिटी आपकी बढ़ रही है। एन इंक्रीज इन स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल इससे आपकी इनइक्वालिटी बढ़ सकती है। ठीक है, तो हमें तो वो ऑप्शन देखना है ना जिससे इनइक्वालिटी बढ़े। एन इंक्रीज इन मिनिमम वेज, इससे इनइक्वालिटी कम होगी। एन इंक्रीज इन द टॉप रेट ऑफ इनकम टैक्स, यानी कि अमीर लोग ज्यादा टैक्सेस पे करेंगे तो इससे भी इनइक्वालिटी कम होती है। तो करेक्ट आंसर क्या बना 14 का? बी। व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंजेक्शन? जल्दी से बताओ, बहुत हल्का सवाल है। इंजेक्शन की क्या एग्जाम्पल है यहाँ पे? इंजेक्शन की एग्जाम्पल बताएं। सीधा सीधा गवर्नमेंट स्पेंडिंग का जो पार्ट है वो इंजेक्शन का पार्ट होता है, ठीक है। 16, the diagram shows the AD and AS curves for a country. The equilibrium level of national income is Y and the general price level is P1. अच्छा भाई, what is the most likely effect on employment and the general price level of a small decrease in government expenditure? स्मॉल डिक्रीज का मतलब कि आपका एडी थोड़ा सा कम हो रहा है। आपका एडी थोड़ा सा कम हो रहा है, तो बेटे अगर आपका एडी थोड़ा सा कम हो रहा है, आपकी प्राइस तो कम हो रही है भाई, आपकी प्राइस डिक्रीज हो रही है, ठीक है। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट पे कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो आपकी प्राइस डिक्रीज हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट पे कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो आंसर क्या बन जाएगा 16 का? सी। डायग्राम शोज एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई कर्व फॉर एन इकोनॉमी। व्हाट वुड कॉज व्हाट वुड कॉज अ चेंज इन द एग्रीगेट डिमांड टू शिफ्ट फ्रॉम एडी टू एडी 1? आपकी डिमांड कम हो रही है, एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है। तो पहला ऑप्शन कहता है अ गवर्नमेंट कैंपेन्स टू इनकरेज हाउस होल्ड सेविंग, यानी कि लोग सेविंग को ज्यादा करें और कंजम्पशन कम कर दें, तो उससे आपका एग्रीगेट डिमांड गिरता है। करेक्ट आंसर हो सकता है कंजम्पशन ऑफ डोमेस्टिक इंस्टेड ऑफ फॉरेन गुड्स। तो बेटा अगर आप डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़वाओगे तो इससे तो आपका एडी बढ़ना चाहिए ना, इससे एडी फॉल थोड़ी होगा। अ डिक्रीज इन बजट सरप्लस का मतलब ये है कि गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को बढ़ा रहा है, तो इससे भी एडी क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। ये भी करेक्ट आंसर नहीं होगा।
इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज बेस्ड इंटरप्राइजेस, इससे आपके पास बेटे सप्लाई पे अफेक्ट आता है, डिमांड पर अफेक्ट नहीं आता। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा ए। गवर्नमेंट रिड्यूसेस बेनिफिट्स दैट इट पेज टू अनएम्प्लॉयड वर्कर्स टू इंक्रीज इंसेंटिव टू वर्क। कौन सी पॉलिसी है भाई? बहुत ही हल्का सवाल है। कौन सी पॉलिसी है कि आपने बेनिफिट्स कम कर दिए, यानी गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर दी? तो ये आंसर आपका फिस्कल पॉलिसी के अंदर आता है। ठीक है। अच्छा, अनएम्प्लॉयड वर्कर्स टू इंक्रीज इंसेंटिव टू वर्क। जब काम करने का इंसेंटिव आपका बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है कि सप्लाई ऑफ वर्कफोर्स भी क्या होगी फिर मुल्क में? सप्लाई ऑफ वर्कफोर्स भी बढ़ेगी। तो सप्लाई साइड पॉलिसी भी एक तरीके से आ गई। हाँ, मॉनेटरी पॉलिसी नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट वगैरह की कोई बात नहीं हो रही। तो आंसर क्या बनेगा इसका बेटा? आंसर बनेगा सी। A central bank is asked by the government to help achieve price stability. If inflation rises steeply, which policy will not be directly within the control of central bank? कौन सी पॉलिसी ऐसी है जो कि सेंट्रल बैंक के हाथ में नहीं होती? बेटे, इंटरेस्ट रेट के साथ खेलना ये सेंट्रल बैंक के हाथ में है। मनी सप्लाई के साथ खेलना ये सेंट्रल बैंक के हाथ में है। क्रेडिट रिस्ट्रिक्शंस लगाना कि भाई हम लोग, कमर्शियल बैंक कितना लोन देगा लोगों को, इस तरह आजकल लोन की स्कीम चली हुई है कि आप घर के लिए करोड़ रुपए का लोन ले लें। तो बेटा, करोड़ से ऊपर भी तो हो सकता था ना, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको करोड़ पे रोका हुआ है। तो ये भी आपका सेंट्रल बैंक का पार्ट आ गया। रिस्ट्रिक्टिंग वेज इंक्रीज इन द प्राइवेट पब्लिक सेक्टर, बेटे ये आपका मॉनेटरी का पार्ट नहीं होता, ये सप्लाई के अंदर आ जाता है। What is not a likely reason for a government having the objective of economic growth? कहता है जी, कौन सा आपके पास ये likely reason नहीं है कि जी इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे पास क्यों नहीं होनी चाहिए? तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या लिखा हुआ है? टू इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड। भाई ये तो आपका ऑब्जेक्टिव होता है, तभी तो आप इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ बात करते हैं। टू इम्प्रूव बिजनेस कॉन्फिडेंस, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव होता है। इंक्रीज इन्फ्लेशनरी प्रेशर, ये गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं होता। इंक्रीज कंज्यूमर चॉइस, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव होता है। तो आंसर क्या बनेगा इसका? सी। व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी? इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है जो कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आती है, यानी कि आप मनी सप्लाई को बढ़ाते हैं, इंटरेस्ट रेट आप कम करते हैं? कहाँ पर लिखा हुआ है? सेंट्रल बैंक इंक्रीजिंग मनी सप्लाई, ये लिखा हुआ भाई, सीधा सीधा फ्रंट पे ही लिखा हुआ है। तो मेरे हिसाब से बाकी सब पढ़ने की जरूरत है भी नहीं, तो आंसर इसका सीधा सीधा ए है। What is the effect of an increase in money supply on the interest rate and aggregate demand? बेटे, अगर आपका मनी सप्लाई बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट क्या होता है? फॉल। ठीक है। इंटरेस्ट रेट क्या होता है आपका? फॉल होता है। और जब इंटरेस्ट रेट फॉल होता है तो आपकी कंजम्पशन बढ़ती है, आपकी सेविंग कम होती है और आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। और इन तीनों से आपका एडी बढ़ता है। शिफ्ट राइट। आंसर इज सी। एक कंट्री है, and that country has a target rate of inflation of 2.5% and has recently experienced the actual rate rising to 6%। कहते हैं हमने सोचा हुआ था कि हम 2.5% तक लेके जाएंगे, बट असल में इन्फ्लेशन कितनी बढ़ गई? 6% से। विथ अनएम्प्लॉयमेंट फॉलिंग टू वेरी लो लेवल्स। अच्छा भाई, विच पॉलिसी ऑप्शन इज मोस्ट लाइकली टू बी इम्प्लीमेंटेड? कहता है जी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आपका काफी ज्यादा गिर चुका है, तो कौन सी पॉलिसी ऑप्शन है जो कि आपको लगानी चाहिए? कहता है जी एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेनिंग। बेटे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी तो एडी और बढ़ेगा। एन इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन डीमेरिट गुड, इससे आपका कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लोग शराब सिगरेट तो फिर भी पियेंगे। एन इंक्रीज इन इम्पोर्ट टैरिफ, और डी कहता है एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। इन सब में से सबसे ज्यादा जो सेंसिबल पॉलिसी बनती है एग्रीगेट डिमांड को कम करने की, वो यही है डी, कि आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दें। उससे क्या होगा कि लोग सेविंग ज्यादा करेंगे, स्पेंडिंग कम करेंगे और एडी कंट्रोल्ड रहेगा। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर अ गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस प्रोग्रेसिव टैक्स? क्यों प्रोग्रेसिव टैक्स लगाते हैं? टू डिस्करेज द कंजम्पशन ऑफ अ पर्टिकुलर गुड, बेटे ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है। टू डिस्ट्रीब्यूट डिस्पोजेबल इनकम मोर इवनली, यस। टू इंक्रीज डिस्पोजेबल इनकम ऑफ हाउस होल्ड, नो, क्योंकि बेटे जब डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ते हैं
तो उससे आपकी डिस्पोजेबल इनकम गिरती है। टू रिड्यूस डिमांड फॉर हेल्थ केयर सर्विसेज, नो, आंसर इज बी। What is the least likely consequence of a rapid economic growth? अगर तो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ आती है तो सबसे कम किसके होने के चांसेस होते हैं? हाई लेवल ऑफ पोल्यूशन, बेटा ये तो होता है ना, क्योंकि जब इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है, बिजनेसेस बन रहे हैं, फैक्ट्रीज बन रही हैं, तो पोल्यूशन तो होगा। लार्ज डेफिसिट ऑन द करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, भाई ये भी होने का डर होता है, इंपोर्ट्स बढ़ने का डर होता है। लार्ज डेफिसिट इन गवर्नमेंट बजट बैलेंस, नो। क्यों? क्योंकि बेटे फिर आपको टैक्सेस भी मिलते हैं, गवर्नमेंट को इतना अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देने की जरूरत नहीं होती, गवर्नमेंट को परेशान होने की जरूरत नहीं होती, तो ये चीज नहीं होती। मोर कंजेशन ऑन द रोड, यस भाई ये तो होता है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। अ कंट्री विद अ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट हैज अ लार्ज डेफिसिट ऑन द करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, बहुत बड़ा डेफिसिट है भाई। व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू डिक्रीज एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस डेफिसिट? कहता है जी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट एक कंट्री चला रही है और उधर एक बहुत बड़ा डेफिसिट जो है वो चल रहा है करंट अकाउंट का, बैलेंस ऑफ पेमेंट का। कौन सी ऐसी चीज है जो हम डिक्रीज करें ताकि यह डेफिसिट कम हो जाए? कहता है जी पहला, कंपैरेटिवनेस ऑफ कंट्रीज प्रोडक्ट। अगर तो कंपैरेटिवनेस हम लोग कम कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि हमारे एक्सपोर्ट्स तो फ्यूचर में और गिरेंगे। तो जब आपके एक्सपोर्ट और गिरेंगे तो आपका तो बैलेंस ऑफ पेमेंट और डेफिसिट हो गया भाई। तो यहां पर हमसे डेफिसिट रिड्यूस नहीं हो पा रहा। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, यार देखो एम्प्लॉयमेंट कितनी है आपके मुल्क में और एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे क्या इफेक्ट चल रहा है उसकी वजह से उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये कोई पॉसिबल बात नहीं। प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट फॉर फ्रॉम द कंट्री, जी, अगर आप अपना माल सस्ता करेंगे तो आपका माल ज्यादा एक्सपोर्ट होगा, जिसपे एक्सपोर्ट होने के चांसेस बढ़ेंगे। रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन द कंट्री, बेटे इससे आपके एक्सपोर्ट्स गिरेंगे और आपके इंपोर्ट्स बढ़ेंगे, तो ये भी आपके लिए गलत ऑप्शन है, आंसर इज सी। व्हाट विल डेफिनेटली लीड टू एन इंप्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, जब एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ेगी और इंपोर्ट प्राइस कम हो जाएगी? कहां पर लिखा हुआ है? एक्सपोर्ट प्राइस फॉल, नो। एक्सपोर्ट प्राइस राइज बाय द सेम अमाउंट ऑफ इंपोर्ट प्राइस, नो। कहता है कि अगर 10 रुपए से एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ी तो 10 रुपए से इंपोर्ट प्राइस बढ़ जाएगी, तब आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव होगा, गलत। एक्सपोर्ट प्राइस राइजेस स्लोअर देन इंपोर्ट प्राइस, यानी कि इंपोर्ट प्राइस 10 रुपए से बढ़ रही है, एक्सपोर्ट प्राइस 5 रुपए से बढ़ रही है, गलत। एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ रही है और इंपोर्ट प्राइस वैसी की वैसी ही है जो पहले थी, तो आंसर क्या बनेगा? डी। बिटवीन जून एंड द एंड ऑफ जुलाई 2016, द यूके पाउंड स्टर्लिंग depreciated by 11% against basket of currencies in the UK's major trading partner. The diagram shows the original aggregate demand and the original aggregate supply curve. UK curve AS1 for the UK economy before June 2016, the equilibrium is at X. What would have been the new equilibrium for the UK economy as a result of the depreciation of pound sterling? बेटा अगर आपका डेप्रीसिएशन होता है, क्या अफेक्ट आएगा? देखो डेप्रीसिएशन से एक बात तो बड़ी सीधी है कि आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, ठीक है, आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, आपका एग्रीगेट डिमांड चला जाएगा राइटवर्ड। अब मसला ये है कि यहाँ पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो या तो आंसर आपका ए होगा या तो आंसर आपका डी होगा, ठीक है, क्योंकि डिमांड तो बढ़ गई ना आगे। अच्छा, डेप्रीसिएशन से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ सकती है, क्यों? क्योंकि अगर आप रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो उससे जाहिर सी बात है वो एक्सपेंसिव हो सकता है, और आपका इंपोर्ट एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। इंपोर्ट एक्सपेंडिचर बढ़ने से, डेप्रीसिएशन होने से आपका एग्रीगेट सप्लाई फॉल होगा, तो हम आ गए ऐसा पीछे की तरफ, हम आ गए बेटा पॉइंट ए पे। What is the effect of a cut in a country's income tax rate on its exports and imports? कहता है जी मुझे ये बताएं कि अगर हम कंट्री का इनकम टैक्स कम कर देते हैं तो उसके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? यार अगर मेरा इनकम टैक्स कम हो रहा है तो मैं इंपोर्ट ज्यादा करवाने के काबिल हो जाऊंगा, तो मेरे इंपोर्ट्स तो बढ़ सकते हैं, ठीक है, मेरे इंपोर्ट्स तो बढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे टैक्सेस कम होने से मेरा एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा? ये बात तो बड़ी लॉजिकल है। तो एक्सपोर्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर क्या बन जाएगा 29 का? टी। 30 पे आ जाए।
The diagram shows the effect of a government removing the tariff on imports of rice into its country. गवर्नमेंट ने टैरिफ लगाए हुए थे, टैरिफ कम कर दिए। 2 मिनट रुकिए, आसान होने दे। चले आ जाए। अच्छा, क्या कह रहा है भाई? द डायग्राम शोज, अच्छा हमने पढ़ लिया था। टैरिफ को हटा रहा है, टैरिफ को रिमूव कर रहे हैं। अच्छा आ जाओ। हाउ वुड द रिमूवल ऑफ दिस टैरिफ अफेक्ट कंज्यूमर सरप्लस एंड द गवर्नमेंट रेवेन्यू? अच्छा, अब देखो मेरी बात सुनो। आप लोगों को यहाँ पर देखना ये पड़ेगा कि पहले जब हमारे पास टैरिफ लगा हुआ था तो इतना था ना टैरिफ, क्योंकि टैरिफ जाहिर है, टैरिफ की वजह से आपकी प्राइस बढ़ती है। अब जब टैरिफ हटेगा तो आपकी प्राइस हो रही है कम, ठीक है? आपकी प्राइस बड़े कंपैरेटिवली कम हो रही है। तो जब आपकी प्राइसेस कम होंगी तो उसकी वजह से आपका कंज्यूमर सरप्लस तो बढ़ेगा, ठीक है? ये बात तो हमें समझ आ गई। अच्छा, पहले जब ये वाली प्राइस थी, ये आपकी विलिंगनेस है, ये आपकी विलिंगनेस। तो पहले यहां पर आपका कंज्यूमर सरप्लस आ रहा था। अब देखो, जब हमारे पास टैरिफ को रिमूव कर दिया गया, अगर मैं यहां पर बेसिक डायग्राम बनाता हूं विदाउट टैरिफ, ठीक है? ये आपकी डोमेस्टिक प्राइस है, ये डोमेस्टिक क्वांटिटी है, डोमेस्टिक सप्लाई, डोमेस्टिक डिमांड, ठीक है? और ये आपकी वर्ल्ड प्राइस चल रही है, ये आपकी वर्ल्ड सप्लाई चल रही है, जहां पर डिमांड इतनी ज्यादा है और आपकी सप्लाई इतनी है। तो बेटा कंज्यूमर सरप्लस हो गया, ये सारी चीजें तो हम कंज्यूमर के हिसाब से निकालते हैं ना। तो अब आप देखें, पहले कंज्यूमर सरप्लस सिर्फ इतना था, तो अब ये वाला पोर्शन भी तो ऐड होगा ना कंज्यूमर सरप्लस में, क्योंकि ये वाला सामान कौन फुलफिल कर रहा है? आपका इंपोर्ट। कौन फुलफिल कर रहा है? इंपोर्ट फुलफिल कर रहा है। तो आपके पास जो कंज्यूमर सरप्लस का पोर्शन आ रहा है, जो कंज्यूमर सरप्लस का पोर्शन आ रहा है, यहां तक आ रहा है, सॉरी, ये डिमांड यहां तक है आपकी,
डिमांड आपकी यहाँ तक है ना, इधर तक, ये आप इंपोर्ट से मंगवा रहे हैं। तो भाई ये कंज्यूमर सरप्लस का ये पूरा जो ट्रिपीजियम है ये आपके उसके अंदर आ गया, जो क्या है P1, V, U और P2। ठीक है, P1, V, U और P2, सही है। तो ये तो कंज्यूमर सरप्लस में ऐड हो गए। अच्छा, अब मैं जरा इसको साफ कर देता हूँ वापस से डायग्राम को। वो कहता है कि आपके टैक्स रेवेन्यू पे क्या इफेक्ट आएगा। सीधी सी बात है कि आपका टैक्स रेवेन्यू तो डिक्रीज होगा, लेकिन सवाल ये है कि गवर्नमेंट टैक्सेस कमाती कितना थी टैरिफ से, पहले तो ये सवाल है ना। तो बेटा जो टैरिफ वाला चंक होता है ना, ये जो टैरिफ वाला चंक है, गवर्नमेंट यहीं से टैक्स कमाती है। गवर्नमेंट जो है वो यहीं से टैक्स कमाती है। यानी कि गवर्नमेंट पहले इतना पोर्शन जो है वो टैक्स का कमा रही थी, ये वाला चंक गवर्नमेंट टैक्सेस का कमा रही थी। ठीक है। अब जाहिर सी बात है बेटा, जब टैक्सेस ही हट गए तो गवर्नमेंट के टैक्स कमाने के काबिल ही नहीं है। तो कौन सा टैक्स का पोर्शन कम हो रहा है? W, V, T और X, ये वाला पोर्शन। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका? C। बात समझ गए भाई? क्लियर है? जी अभी हाँ। 21st वाले में C का क्या मतलब है? द सेंट्रल बैंक इंक्रीजिंग कंट्रोल ऑन क्रेडिट लैंडिंग, यानी कि आपने उधार कम कर दिया, उधार के ऊपर सख्तियां लगा दी हैं, जो हाउस लोन वाली मैंने एग्जांपल दी थी आप। बेटे गवर्नमेंट रेवेन्यू की जो मैं बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट पे रेवेन्यू कमाती है। गवर्नमेंट जो देखो, जो शॉर्टेज वाला एरिया होता है ना, यहां पर देखें, आपकी इंपोर्ट्स कितनी हो रही हैं? आपकी इंपोर्ट्स तो ये वाला पोर्शन हो रही है ना, इतना, ये आपका इंपोर्ट्स का पोर्शन है। गवर्नमेंट अगर उसके ऊपर टैरिफ लगाती है तो वो ऐसा ऊपर की तरफ चला जाता है। ठीक है। तो अब आप खाली कितना इंपोर्ट कर रहे हैं? अब आप खाली इतना इंपोर्ट कर रहे हैं, ये देखो, सिर्फ इतना इंपोर्ट कर पा रहे हो आप पहले के मुकाबले में। तो जितना इंपोर्ट करोगे उसी पर टैरिफ दोगे ना। इसी तरीके से यहां पर पहले ये वर्ल्ड सप्लाई थी, फिर टैरिफ लग गया, तो आप टैरिफ लगने के बाद कितना इंपोर्ट करने के काबिल हो? आप तो सिर्फ इतना माल इंपोर्ट करने के काबिल हैं। समझे? तो ये जो आपके पास पोर्शन आ रहा है, जो गवर्नमेंट टैक्सेस लेती है इंपोर्ट्स पे, वो टैक्सेस अब नहीं ले पाएगी आफ्टर रिमूवल ऑफ टैरिफ। समझी? ठीक है भाई। चलें, क्लास ऑफ करें, अल्लाह हाफिज।